नमस्कार दोस्तों। यदि आप भारतीय शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे शेयर्स की फॉर्म में, म्यूचुअल फंड की फॉर्म में, ईटीएफ की फॉर्म में, तो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जिनके मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हुए हैं तो आपके सामने। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो किसको भरना ज़रूरी है, क्यों आपको भरना चाहिए और ये कैसे करना है। ये हमारा स्टेप 1 इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पॉइंट है कि आपके इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट्स क्या हैं। अगर आप लेट हो गए हैं तो लेट कैसे फाइल कर सकते हैं, यदि आपने गलत फाइल कर दिया है तो कब तक उसको रिवाइज कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कि एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर आपके क्या क्या इनकम हेड्स होते हैं, क्योंकि आपका इंट्राडे अलग काउंट होता है, आपके शेयर की खरीदी और बिकवाली अलग होती है और फ्यूचर एंड ऑप्शन अलग होता है। तो किस किस हेड में किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में हम रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न की क्या क्या स्लैब्स हैं, कितना आपको डिस्काउंट पॉसिबल है, वो सब हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 5 में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपना इनकम सेव कर सकते हैं, आप क्या क्या डिडक्शंस ले सकते हैं, आप क्या क्या एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं अपनी जो भी आपकी शेयर मार्केट से अर्निंग है उसके खिलाफ, और यदि लॉस है तो उसको आप फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में हम बात करेंगे कि एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए। इन्वेस्टर हैं तो कौन सा, ट्रेडर हैं तो कौन सा, और कब आप इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाते हैं वो भी हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके हिसाब से करेक्ट आईटीआर फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं अपने इनकम टैक्स फाइलिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर जिसे बोलते हैं वो किसको भरना कंपलसरी है। सब लोगों को लगता है कि 12 लाख तक की लिमिट है, 12 लाख से कम है तो मुझे इनकम टैक्स नहीं देना है, नहीं देना है तो आईटीआर फाइल नहीं करना है। ये गलत है, ध्यान रखना। यदि आप ओल्ड स्कीम के हिसाब से जाएं तो यदि आपकी इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे अभी हम बात करें तो हमारा जो पिछला साल गया है वहाँ से 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 एक फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर में यदि आपकी टोटल इनकम, ये ध्यान रखना टोटल इनकम है, ये आपकी सिर्फ शेयर मार्केट से इनकम नहीं, चाहे आपकी सैलरी हो, चाहे आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ब्याज मिला हो, आपके एफडी पे इंटरेस्ट मिला हो, हाउसिंग का रेंटल मिला हो, जो भी आपकी सारी अर्निंग कैलकुलेशन है वो अगर 3 लाख से ऊपर है पुरानी स्कीम में तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। नहीं भरेंगे तो आपको बाद में नोटिस आएगा और आपको रिवाइज भरना पड़ेगा, आपको पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। इसी तरह से नई स्कीम में जिसमें 12 लाख तक आपको टैक्स में छूट मिलती है, उस स्कीम में भी अगर आपका 1 साल की टोटल अर्निंग 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स भरना जरूरी है, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। 3 लाख से ऊपर अगर आपका रेवेन्यू है, आपका प्रॉफिट है, तो आपको इनकम टैक्स भरना जरूरी है। फिर याद दिला दूं, चाहे सैलरी से हो, रेंट से हो, एफडी से हो, चाहे शेयर मार्केट से हो, 3 लाख के ऊपर से अर्निंग है तो आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। तो ये हो गया किसको भरना चाहिए। अब क्यों भरना चाहिए। 3 लाख से ऊपर है तो आपको पता है क्यों भरना चाहिए, क्योंकि नहीं भरेंगे तो आपको नोटिस आएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये इस रीजन से भरना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम भी है तो भी मैं सजेस्ट करता हूं कि लोगों को भरना चाहिए, क्योंकि आपका एक फाइनेंशियल हिस्ट्री बनता है। कभी फ्यूचर में आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, कोई लोन लेना है, कहीं भी आपको इनकम प्रूफ दिखाना है, तो आपका आईटीआर का जो फॉर्म होता है वो आपका इनकम प्रूफ होता है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो हैं वो उस पर बेस हो जाते हैं। आज आपको लगता है कि नहीं थोड़ी इनकम है, कोई फ़ायदा नहीं है दिखा के, लेकिन फ्यूचर में आपकी हिस्ट्री बिल्टअप होती है, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट मिलता है और क्रेडिट के हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, उसके हिसाब से आपका कितने % ब्याज पे आपको लोन मिलेगा ये भी डिसाइड होता है। तो आप चाहें तो 3 लाख से कम में भी मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको भरना चाहिए, लेकिन 3 लाख के ऊपर तो कंपलसरी है ही। अब है कैसे भरना चाहिए। तो आजकल फॉर्म जो है, सरल फॉर्म बहुत ही आसान हो गए हैं। आप चाहें तो खुद भर सकते हैं,
आप चाहें तो एक किसी आपके लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे हम सीए बोलते हैं, उससे बात कर सकते हैं। नॉर्मली सीए 3-4 हज़ार 5,000 रुपये लेकर आपका आईटीआर जो है वो फाइल कर देता है। लेकिन अगर वो भी नहीं करना चाहें तो आप खुद ऑनलाइन वेबसाइट है जैसे क्विको वगैरह है, मैं क्विको यूज़ करता हूँ, आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वहाँ पर अगर आप खुद फाइल करते हैं तो आपको फ्री में भी फाइल हो जाता है, नहीं तो उनके शायद 149 और 199 के उनके प्लान्स होते हैं कुछ, तो वो आप चाहें तो पेड प्लान भी ले सकते हैं। लेकिन क्विको में बहुत ईजी होता है कि हमारे ज़ीरोधा वगैरह या धन वगैरह इनके साथ ऑटोमेटिक वहाँ से इंफॉर्मेशन फैच करके हमारा पूरा प्लान बना देता है। तो आप अगर चाहें तो उसे फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं या उनका कोई पेड प्लान भी ले सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा। पर आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी के पास आपको जाना ही हो, तो ये आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं ड्यू डेट की कि ये कब आपको फाइल करना चाहिए, किस डेट से पहले पहले आपको फाइल करना चाहिए। तो हर साल आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे इस केस में 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक का आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसे हम असेसमेंट ईयर 25-26 भी बोलते हैं, उसकी फाइलिंग डेट जो है वो 15 सितंबर 2025 है। यानी अभी सितंबर शुरू हो रहा है और आपके पास 15 दिन है फाइल करने के लिए। वेट ना करें ये कि मैं 15 को ही फाइल करूंगा 14 को ही, क्योंकि उस समय वेबसाइट जो है वो काफ़ी हैवी हो जाती है और कई बार आपका फाइलिंग नहीं हो पाता है। और फाइलिंग नहीं हो पाया, डिले हो गया तो कई नुकसान हो सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आपका डिले हो गया तो। हर साल ये डेट सिर्फ 31 जुलाई होती है। इस बार गवर्नमेंट ने इसे 1.5 महीने से एक्सटेंड किया है, तो आपको अगस्त और 15 सितंबर के दिन दिए हैं। तो आपको 15 सितंबर 2025 से पहले आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपसे इनकम टैक्स भरते में कोई मिस्टेक हो भी गई, मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आई है, तो आप उस आपके इनकम टैक्स को रिवाइज भी कर सकते हैं। और रिवाइज करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2025। यानी आपको उसके डेट फाइलिंग के बाद भी आपको कुछ महीने दिए जाते हैं कि अगर आपसे कोई जो गलती हो गई हो, कोई ऐसी इनकम है जो आपको बाद में पता लगी है, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। यदि आप इनकम टैक्स फाइल करना भूल गए हैं, 15 सितंबर से पहले फाइल नहीं कर पाए हैं, तो भी आप लेट फीस देकर, एक कुछ फीस होती है थोड़ी सी, वो देकर आप 31 दिसंबर तक अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें उसमें कई सारे डिडक्शंस जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। वो क्या होते हैं वो समझिए। यदि आपने अपनी फाइलिंग अगर सही टाइम पर नहीं की, डिले की, तो कोई भी आपको आपके जो बिजनेस लॉसेस हैं, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आपको जो अगर कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस आप इस साल से अगले साल पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका समझिए। मान लीजिए इस साल आपको 1 लाख रुपए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में लॉस हो गया। अगर आपको लॉस हुआ है तो मैं आपको बोलूँगा जरूर इनकम टैक्स फाइल कीजिए, क्योंकि आपकी एफएनओ की इनकम बिजनेस इनकम मानी जाती है और उसमें अगर कुछ लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी इस साल का लॉस आप अगले साल पे भी डाल सकते हैं और अगले साल प्रॉफिट हुआ तो उसमें से वो लॉस को आप घटा सकते हैं। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप, जो हमारी लास्ट डेट है फाइलिंग की जो इस साल 15 सितंबर है, उससे पहले पहले इनकम टैक्स फाइल करें, तभी ये बेनिफिट मिलेगा। अगर उसके बाद फाइल किया है, चाहे वो 31 दिसंबर से पहले हो, तो ये बेनिफिट नहीं मिलता है। एक और पॉइंट, जिन लोगों पर टैक्स ऑडिट वैलिड होता है, चाहे वो 1 करोड़ 10 करोड़ जितना भी टर्नओवर के अंडर आते हैं, अगर ऑडिट वैलिड है आपके ऊपर तो आपकी जो डेट है टैक्स फाइलिंग की वो 31 अक्टूबर हो जाती है इंस्टेड ऑफ 15 सितंबर। पॉइंट नंबर 3 है हमारा आपके इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग हेड्स। यानी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या हेड्स होते हैं और उन पर किस किस तरह से आपका टैक्स लगता है। तो पहले हम इन्वेस्टिंग साइड बात कर लेते हैं। तो पहली बात, इन्वेस्टर किसको मानते हैं और ट्रेडर किसको मानते हैं। तो समझिए, यदि आपने सिर्फ शेयर खरीदे हैं आज और आज के बाद कभी भी बेचा है, चाहे 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, सिर्फ शेयर खरीदा है, उसमें कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की है, यानी आज खरीद के आज नहीं बेचा है, या कोई फ्यूचर्स नहीं किया है, या कोई ऑप्शंस नहीं किया है, तो आप एक इन्वेस्टर हैं। यदि आपने एक भी इंट्राडे ट्रेड लिया है, आज खरीद के आज ही बेचा है, तो आप एक ट्रेडर हैं। फ्यूचर्स या ऑप्शंस में भी ट्रेड लिया है तो भी आप एक ट्रेडर हैं। तो ये 2 सेपरेशन हो गए। अब हम बात करते हैं कि शेयर की खरीद फरोख्त पर कैसे
आपका टैक्स लगता है। तो मान लीजिए एक शेयर आपने आज खरीद के आज ही बेच दिया, जिसे हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। आप एक ट्रेडर हो गए, इससे कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर नहीं। अब मान लीजिए उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव इनकम, और उस पर आपको एक बिजनेस हेड में ये माना जाता है, इसे आपका बिजनेस माना जाता है, और उस पर जो आपका टैक्स लगता है वो आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। ठीक है, ये हो गया कि शेयर आपने आज खरीद के आज बेचे। अब आपने एक शेयर आज खरीद के कल बेचा, परसों बेचा, 1 महीने बाद बेचा, 6 महीने बाद बेचा, लेकिन 1 साल से कम समय में उसे बेच दिया, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो जो भी आपको उसमें प्रॉफिट हुआ वो आपका STCG हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये इस समय जो है 20% आपका टैक्स होता है। और इसी तरह से यदि आपने शेयर आज खरीदा और 1 साल के बाद बेचा, तो इसमें 1 साल से ज़्यादा के समय आपने किसी शेयर को होल्ड किया है, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या LTCG। उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि भारत में इस समय है 12.5%। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, इस स्पेशल फाइनेंशियल ईयर में जो पिछले साल जुलाई में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये दोनों स्लैब रिवाइज किए थे। पहले हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% था उसे 20% किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% था उसे 12.5% किया। तो अगर आपका कुछ टैक्स पुराने में पड़ रहा है, कुछ टैक्स नए में पड़ रहा है, तो या तो आप किसी CA से हेल्प लें कैलकुलेट करने के लिए, या जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन क्विको वगैरह में ये ऑटोमेटिक किया हुआ है। और ज़ीरोधा या बाकी आपके जो ब्रोकर्स हैं वहाँ से भी अगर आप अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं टैक्स PNL, तो उसमें भी आपको ये सेपरेशन आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये ध्यान रखें, ये पिछले साल जुलाई से ये चालू हुआ था, उसके बाद का जो है वो मैंने आपको बता दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक और चीज़ ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपका कैपिटल गेन 1,25,000 से कम है तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना होता है। मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए आया, तो उसमें से 1.25 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बाकी का जो 75,000 रुपये जो बना उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो शेयर्स की खरीदी और बिकवाली में जो प्रॉफिट हुआ उस पर लगता है। आई होप क्लियर होगा। चौथा आपका है डिविडेंड इनकम। जब आप शेयर को खरीद के होल्ड करते हैं और बीच में कंपनी डिविडेंड देती है, तो वो डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में खाते में आता है, तो उस डिविडेंड पर भी आपको टैक्स देना है, और वो डिविडेंड का टैक्स भी आपके सैलरी स्लैब में ऐड हो जाता है, जो भी आपका जो सैलरी स्लैब है उसमें। तो उसके हिसाब से अगर आपका सैलरी स्लैब 0 में है तो आपको 0% देना है, आपका सैलरी स्लैब 30% में आ रहा है तो 30% देना है। पांचवा जो हमारे ट्रेडर भाइयों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पर किस तरह से टैक्सेशन होता है। तो दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो पूरा 1 साल का कैलकुलेट किया जाता है ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पर, और उसमें आपका टर्नओवर भी कैलकुलेट किया जाता है। और इस इनकम को हम बिजनेस इनकम मानते हैं। जैसे एक स्पेक्युलेटिव इनकम है वो भी एक बिजनेस इनकम है, और ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की भी एक बिजनेस इनकम है। ये इनकम दोनों कंबाइंड नहीं होती हैं, क्योंकि स्पेक्युलेटिव इनकम में आप कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेक्युलेटिव इनकम में यानी आपको इंट्राडे में लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप FNO की इनकम से आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। स्पेक्युलेटिव इनकम का राइट ऑफ सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम से होता है। ठीक है, अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की आपकी जो इनकम है वो बिजनेस इनकम मानी जाती है। ये सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। और क्यों समझना है ये समझिए। बिजनेस ये आपका एक बिजनेस है, इसके अलावा और भी आपके दूसरे बिजनेस हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, वहां से आपको प्रॉफिट है, आप कुछ और ऑनलाइन कुछ बेचते हैं, लोकली कुछ काम करते हैं, कोई भी बिजनेस के अलावा भी आपका बिजनेस हो सकता है। और मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक बिजनेस में अगर आपको लॉस हुआ है और एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट वाले में आपको टैक्स भरने से पहले यहां जो लॉस हुआ है वो आप इसके अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको FNO में लॉस हुआ है,
आपके दूसरे किसी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो वो लॉस आप उसके अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हैं। तो बिजनेस इनकम में जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको टैक्स भरना है आपके स्लैब रेट के हिसाब से। स्लैब रेट अभी मैं आपको बताता हूँ, ओल्ड और न्यू रिजिम में क्या क्या स्लैब रेट है वो आपके सामने मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन ये समझिए कि बिजनेस इनकम में आपको जो प्रॉफिट हुआ है स्लैब रेट से आपको भरना है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि इनकम टैक्स आप कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1.25 लाख रुपए तक आपका जो है एग्जम्प्ट होता है, उसके बाद ही आपको टैक्स लगता है। तो इसको आप अपने ऑप्टिमाइज करके आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है आपकी जो बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम में क्या क्या था हमारा, एक स्पेकुलेटिव इनकम था इंट्राडे वाला, एक था प्रॉपर बिजनेस इनकम फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला। उस बिजनेस इनकम को चलाने के लिए आपके जो भी खर्चे हुए हैं वो सारे खर्चे आप इसमें से काट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ने एक कमरा रेंट पे लिया है जहां से आप ये काम करते हैं, तो उसका रेंटल आप उसमें से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा है ये ट्रेडिंग करने के लिए, एक फ़ोन खरीदा है ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये कैपिटल एसेट है, आप इनका डिप्रिशिएशन ले सकते हैं। आप अपनी ट्रेडिंग करने के लिए आपने एक इंटरनेट प्लान लिया हुआ है तो उस प्लान को आप एक्सपेंस में दिखा सकते हैं। आपने ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, कोई ऑनलाइन वेबिनार ज्वाइन किया है, तो वो सारा खर्चा आप इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ट्रेड करते हैं उस समय भी, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में और इंट्राडे में, आप जो ब्रोकरेज दे रहे हैं वो भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। जो आप NSE BSE के चार्जेस दे रहे हैं वो भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो कट जाते हैं आपके बिजनेस इनकम में। तो मान लीजिए आपको अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ है और ये सब खर्चे मिला के आपके 50,000 हो गए हैं, या मान लो 1 लाख ही हो गए हैं, तो आपका जो है इफेक्टिव प्रॉफिट आपके बिजनेस से 0 हो गया है। तो ये डिडक्शन आप अपने इसमें ले सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी टैक्स जो है वो बचा सकता है आपकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इनकम पे। ये ध्यान रखें, एज ए बिजनेस आपको इसे फाइल करना है। अब बात करते हैं रिवाइज टैक्स रेट की। तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। आपकी स्क्रीन पे ओल्ड रिजीम में आपके सामने जो है वो क्या क्या टैक्स स्लैब है वो आपके सामने दिए हुए हैं। न्यू रिजीम में क्या क्या टैक्स स्लैब है ये भी आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहे हैं, आप देख लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी टोटल इनकम, सैलरी हो, बिजनेस हो, आपका रेंटल हो, किसी भी तरह की सारी टोटल इनकम जो है वो 12 लाख से कम है तो न्यू रिजीम में आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन ITR फिर भी फाइल करना है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि किसको कौन सा ITR फाइल करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ITR 1। ये उस पर्सन को भरना चाहिए जिसकी सैलरी इनकम है, सिर्फ एक हाउस या एक घर से रेंट आ रहा है और बाकी अदर सोर्सेज से इनकम हो, वो लोग ITR 1। तो नॉर्मली आपके पास एक अपना घर हो, एक रेंट पे दिया हो और सैलरी इनकम है तो आपको ITR 1। तो मोटा मोटा जिसकी सैलरीड इनकम है सिर्फ वो ITR 1 फाइल करता है। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपके पूरे साल का सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो 1.25 लाख से कम है तो भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन है कि आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए, चाहे वो सैलरी की हो और रेंटल की हो, सब मिला के। फिर हम बात करते हैं ITR 2। ITR 2 किसको भरना चाहिए? या तो आपकी इनकम टोटल 50 लाख से ऊपर है, या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ऊपर है, या आपकी हाउसिंग इनकम यानी जहां से आप रेंट ले रहे हैं, एक से ज़्यादा घर हैं, 2 घर हैं, 3 घर हैं, वहाँ से आप रेंट ले रहे हैं तो भी आपको ITR 2 भरने की ज़रूरत है। या आपके कोई पुराने लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो भी आप ITR 2 भर सकते हैं। या आप कोई भी लिस्टेड शेयर है आपके पास या फॉरेन एसेट्स है आपके पास तो भी आपको ITR 2 ही भरना है। ITR 3 जो है वो हमारे सारे ट्रेडर भाइयों के लिए है, जो मैंने ITR 2 में सारी कंडीशन बताई। और उसके साथ में यदि आपकी बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम मतलब हमारे ट्रेडर भाई यदि इंट्राडे ट्रेडिंग किया है कोई भी, या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कोई भी ट्रेड किया है, तो उसमें बिजनेस इनकम है, वो इनकम प्रॉफिट भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है, तब आपको ITR 3 फाइल करना है। और यदि लॉस हो तो जरूर फाइल करें, क्योंकि ITR 3 आप समय में फाइल करेंगे तो जितना लॉस हुआ है उसमें आप अपने जो खर्चे भी ऐड करेंगे तो आपका लॉस ऑन पेपर और ज़्यादा दिखेगा
और वो अगले साल पे आप उसको अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जब भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर टैक्स देने की बजाय सबसे पहले आप ये लॉस उसमें से काटेंगे और फिर बचे हुए अमाउंट पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो हमारे ट्रेडर बंधुओं के लिए ITR 3 है। इन्वेस्टर्स के लिए अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो भी 1.25 लाख से कम तो ITR 1, लेकिन अगर और कोई आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ऊपर है तो ITR 2। तो ये 3 जो है ये आपके लिए ऑप्शन हो गए। अब हम बात करते हैं कि लोग जो गलतियां क्या क्या करते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती जो है वो लोग ये है कि अपना ITR समय पर फाइल करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी 15 दिन है, अभी 10 दिन है, अभी 5 दिन है, कर दूंगा। जितनी जल्दी कर दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वो भी टाइम पर उसमें आ जाएगा। यदि कुछ मिस्टेक हो गई तो आप रिवाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम में फाइल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे बड़ी मिस्टेक, लोग अपना समय पर फाइल नहीं करते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, जितनी जल्दी हो सके फाइल कर दें। दूसरा है कि वो गलत ITR फॉर्म ले लेते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आज शेयर खरीदा था, 2 महीने बाद बेचा था, कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है, लेकिन उनको लगता है कि तो इतना छोटा सा है, मेरी तो सैलरी है, और सैलरीड वाले ITR 1 फाइल करते हैं तो वो ITR 1 फाइल कर देते हैं। गलत ITR फाइल किया तो आपको नोटिस आएगा और आपको ITR रिवाइज करना पड़ेगा और उसमें जो है पेनल्टी भी लग सकती है। तीसरी जो मिस्टेक लोग करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर नहीं समझते हैं। FY एंड AY ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, समझिए। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था वो इस साल का असेसमेंट ईयर होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज इक्विवेलेंट टू असेसमेंट ईयर 25-26। तो अभी हम टैक्स फाइलिंग को जाएंगे तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 है। तो अब आप फाइलिंग करने जाएं तो ध्यान रखना, असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है आपको, 24-25 नहीं। वो फाइनेंशियल ईयर था, उसकी फाइलिंग हम इस साल में कर रहे हैं, तो ये असेसमेंट ईयर 25-26 है। ये भी अक्सर लोग गलती करते हैं, तो समझ लें। एक चौथी जो बड़ी लोग गलती करते हैं वो है कि कई ट्रांजेक्शन जो हैं वो उनसे मिस हो जाते हैं। कई बार छोटे बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं तो लोग अपना 26AS फॉर्म और AIS, ये 2 आपके फॉर्म्स होते हैं। इनकी ऐप भी आती है जहां पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल के आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसमें आप अपना 26AS पूरा देख सकते हैं, उस पर अपना AIS पूरा देख सकते हैं। AIS का फुल फॉर्म होता है एनुअल इंफॉर्मेशन सबमिशन और समथिंग। मैं आपके सामने या नीचे लिख दूंगा AIS का फुल फॉर्म। तो इसकी एक ऐप होती है, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है, उसे आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन पर रखिए। उसमें जो भी ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं वो अगर रिपोर्ट नहीं किए हैं आपने अपने ITR में तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो ये 26AS और आपका AIS जरूर आप देखिए। एक और अक्सर लोग कई गलती कर जाते हैं कि वो कई बार अपने सेविंग खाते में, आपका जो बचत खाता होता है उसमें छोटे छोटे अमाउंट मिले होते हैं, हम उनको अकाउंट करना कई बार भूल जाते हैं। तो वो भी आप ध्यान रखें कि वो भी आप बिल्कुल उसको अकाउंट करें। एक और आजकल नई गलतियां हो रही हैं कि कई लोग जो हैं वो इंड मनी या वैल्यूड या फिर इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के थ्रू बाहर के मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, जैसे US मार्केट में ट्रेड करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। तो ध्यान रखें कि ये सब में आपका पैन कार्ड ऑलरेडी अटैच होता है और ये सारी इनकम ऑलरेडी रिपोर्ट होती है। आप बताएंगे तो भी रिपोर्ट होती है, नहीं बताएंगे तो भी रिपोर्ट होती है। और ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी बाहर, अगर आप एक भी शेयर किसी कंपनी का होल्ड करते हैं तो वो आपका इंटरनेशनल एसेट है जो इंडिया के बाहर है। और जैसा कि मैंने आपको ITR फॉर्म में बताया, वहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आपने गलत ITR फॉर्म भर दिया या उसे रिपोर्ट नहीं किया या आपको क्रिप्टो में जो प्रॉफिट हुआ है वो रिपोर्ट नहीं किया तो आपको नोटिस आएगा और फिर आपको जो है वो उनके पास भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट मिस्टेक एक और है जो लोग फाइल करते हैं, जो सेल्फ ITR फाइल कर देते हैं, लेकिन उस ITR को फाइल करने के बाद आपको अपने आधार से या किसी और मीन्स से, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो या आधार हो, आपको उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो ITR फाइल करने के बाद कुछ लोग उसको वेरीफाई करना भूल जाते हैं। फाइल कर दिया, उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, और वेरीफाई नहीं हुआ है तो वो एक्चुअली फाइल्ड नहीं माना जाता है। तो ध्यान रखें कि आप अपना ITR फाइल करें तो उसको वेरीफाई जरूर करें। और यदि थर्ड पार्टी जैसे क्विको वगैरह, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, वो यूज़ कर रहे हैं या CA आपका फाइल कर रहा है, तो वो आपको इस चीज़ को रिमाइंड भी करता है और आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये है दोस्तों सम बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एज ए ट्रेडर या इन्वेस्टर आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, अगर 1 साल का आपका
3 लाख से ऊपर अगर आपका टोटल प्रॉफिट बन रहा है या टोटल अर्निंग है, सैलरी, बिजनेस इनकम, एनीथिंग, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है, ये भूलना मत। समय पर फाइल करना, लेट फाइल करोगे तो नुकसान भी होगा और आपको कुछ लॉस हुआ है तो वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा और आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।